So hello aspirants, welcome to the class. Welcome to the third episode of Current Affairs. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ। रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और उसके बाद जो एमओयू साइन हुए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हम ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सब कवर करेंगे, तो इसीलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कुछ टाइम का मैं एक दिन का ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की थर्ड एपिसोड जो है डालूंगा। क्योंकि देखो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने पीडीएफ को आपको ऐसे तैयार किया ताकि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे सकूं और आपको रिवाइज करने में इसको 5 मिनट का समय लगे। मतलब एक क्लास अगर आप चाहें तो 5 मिनट में पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने एक बार मेरी क्लास कर ली है। मतलब एक बार आपने मेरा लेक्चर देख लिया है, उसके बाद पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लो और 5 मिनट में आप पूरा का पूरा एक क्लास जो है रिवाइज कर सकोगे। ऐसा मैंने पीडीएफ को बनाया है। मैंने इसमें वही चीजें हाईलाइट की हैं, वही चीजें जो है मार्क की हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा नहीं और उस पर मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो नए नए जो पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं बता दूं कि हमारी क्लास पे जो है वो प्रीवियस 20 ईयर के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में टोटल जो है वो आपको 9 वीडियो मिलेंगे, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीनों मिला के। ठीक है, और उसके बाद साइंस हमने कंप्लीट कर लिया है। साइंस में हमने जो है 6 वीडियोस की हैं और हिस्ट्री में 9 वीडियोस की हैं, ये दोनों कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी। अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारी जो है दो क्लासेस ना, हाँ 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो कल जो जो जब मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सुबह में, तो 1:30 बजे 1:30 PM पे मैं लाइव क्लास लेता हूं। तो आज आपकी 1:30 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें हम ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो ये वीडियोस अगर आपको देखना है, ये बीपीएससी के पीवाईक्यूज है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं जो बताऊंगा उससे आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एमओयू से। तो मेजर एमओयू क्या था, है ना, जो भी चीज हमने पहले पढ़ी है यार, पहले 2 क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उसको अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हमने रिपोर्ट्स पढ़ चुकी हैं ऑलरेडी, हमने सारी रिपोर्ट देख ली है इंडिया के, लेकिन अब हम उन रिपोर्ट्स को और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या उसमें दिया गया है। ठीक है, और कौन उसको रिलीज करता है। पहले आते हैं एमओयू पे। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जो दो दो देश आपस में करते हैं या दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में करते हैं। तो पहला जो आपको याद रखना है, पहला कि मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है लोथल में गुजरात में खोला गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल जो है वो आईवीसी का एक पोर्ट है, आईवीसी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का एक पोर्ट है, और ये क्या है, एक पोर्ट सिटी था। लोथल क्या है, एक पोर्ट सिटी है। तो मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में बनाया जाएगा और ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है। इंडिया और वियतनाम। ठीक है, वियतनाम आपका एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, उसके बाद अग्रीमेंट टू सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, एक सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट बनाया जाएगा इंडिया और गुआना के बीच में। ये अग्रीमेंट हुआ है इंडिया और गुआना के बीच में। क्लियर है? उसके बाद है 30 ईयर का कंसेशन अग्रीमेंट दिया गया है टर्मिनल 2 एट दारे सलम पोर्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि दारे सलम पोर्ट कहां पे है, ये नहीं पूछेगा कि अग्रीमेंट क्या हुआ, पूछेगा दारे सलम पोर्ट कहां पे है। तो बेसिकली ये जो पार्टनर कंट्री है वो तंजानिया है, तो दारे सलम पोर्ट कहां होगा? तंजानिया में होगा, इंडिया में तो है नहीं, है ना, तो कहां होगा? तंजानिया में होगा। और इसमें अडानी पोर्ट जो है वो शामिल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वीजा एग्जम्पशन की बात की गई है, ये इंडिया और मालदोवा के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडिया और मालदोवा, ये मालदोवा है या मालदीव्स, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में, आपको पता है, और वीजा एग्जम्पशन इंडिया और मालदोवा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अमेंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ओके, डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस अग्रीमेंट होता है, ओके, उसके लिए प्रोटोकॉल साइन किया है इंडिया और मॉरिशस ने। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं इंडियन हूं और मेरी कंपनी जो है वो अमेरिका में है, लेकिन मेरी जो कंपनी के जो मेन ब्रांच है वो इंडिया में है और बाकी मेरी कंपनी की और ब्रांचेस जो है वो अमेरिका में है। तो मैं अमेरिका, मान लीजिए मैं अमेरिका में काम कर रहा हूं, तो अमेरिका में काम कर रहा हूं, तो होता क्या है कि मुझे अमेरिका में टैक्स देना पड़ेगा और मुझे इंडिया जाके वहां भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इसको खत्म करने के लिए कंट्रीज जो है आपस में प्रोटोकॉल करती है, तो वही इंडिया और मॉरिशस ने प्रोटोकॉल किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का प्रोटोकॉल। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए एमओयू में इतना ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जहां मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद यहाँ पे है कुंदल कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट। ये कहाँ है? कुंदन कुलम, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। पहला तो पहले चीज पूछेगा कि लोकेशन कहाँ है। कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? तमिलनाडु में।
दूसरा कि ये जो अग्रीमेंट है ये वो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है, मतलब रशिया जो है वो हेल्प करेगा कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है। तो अगर आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया में यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अग्रीमेंट टू इंपोर्ट 10,000 मेगावाट पावर, 10,000 मेगावाट पावर को इंपोर्ट किया जाएगा कहां से, नेपाल से। अगले 10 सालों में ये इंडिया और नेपाल के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडियन रेलवे जो है, भारतीय जो रेल है, वो नेट जीरो कार्बन एमिशन करने की कोशिश करेगा 2030 तक रेलवे का टारगेट है कि वो क्या करेगा, कार्बन एमिशन को जीरो कर देगा। उसमें इंडिया और यूएसएआईडी का जो है प्रोटोकॉल, मतलब एक अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अब इसमें कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इनके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला जो है वो याद रखिएगा 46 सेशन हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। पहली बार क्या हुआ है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, ये वर्ल्ड 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, ठीक है। पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है और इसका वेन्यू क्या था, वेन्यू था दिल्ली। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा वेन्यू क्या था। उसके बाद अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है साहित्योत्सव 2024। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार जो है ये बेसिकली ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है लिटरेचर का या लिटरेरी फेस्टिवल है साहित्योत्सव 2024, ये भी दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे पीएम के 5F विजन दिए हैं, पीएम 5F विजन। ये पूछ सकता है इसमें क्या क्या है 5F में, फार्म है, फाइबर है, फैक्ट्री है, फैशन है और फॉरेन है। क्या है, फार्म है मतलब एग्रीकल्चर है, फाइबर है मतलब जो जिसको हम फाइबर बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं, धागा वगैरह जो भी होता है फाइबर होता है वो। उसके बाद फैक्ट्री है, फैशन है और फॉरेन है। देखिए ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए फार्म है, ठीक है, फार्म है, फार्म से हम क्या करेंगे, फार्म से हम बनाएंगे फाइबर, फार्म से फाइबर बनेगा, फार्म से फाइबर बनेगा, फाइबर से क्या बनेगा, फाइबर से बनेगा फैशन, ठीक है। और फैशन कहाँ बनेगा, फैशन बनेगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से फिर कहाँ बेचेंगे, बना के बेचेंगे फॉरेन में, ठीक है। तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैशन, फैशन से फैक्ट्री और फैक्ट्री से फॉरेन। ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि 5F विजन क्या है ना। तो ये भारत टेक्स नाम का एक जो है बेसिकली एक मीटिंग था, एनुअल मीटिंग था बोल सकते हैं ना, कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि आपका दिल्ली में हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा पल्सेस में, दालों में, है ना, दलहन में क्या होगा, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा 2027 तक। ईयर ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, 2027 तक इंडिया क्या हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वो है विंग्स इंडिया 2024। अब विंग्स इंडिया 2024 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें हुई हैं, उसके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए पहला बात कि विंग्स इंडिया 24 में ये बोला गया है कि जो बेस्ट एयरपोर्ट है भारत का जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो बैंगलोर का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। बैंगलोर का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट क्या है, बेस्ट एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो बेस्ट एयरपोर्ट है। तो बैंगलोर और दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट है, ये बोला गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड किसको दिया गया है, तो कार्गो का मतलब होता है जब एयर से वो के हवाई जहाज से सामान लेके जाते हैं उसको बोलते हैं कार्गो, है ना। तो कार्गो सर्विस अवार्ड जो है वो स्काईवेज एयर सर्विसेज को दिया गया, एक कंपनी है स्काईवेज एयर सर्विसेज, इसको दिया गया कार्गो का अवार्ड। उसके बाद बात करते हैं थीम की। तो विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या है, कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड इन अमृतकाल। अमृतकाल आपको पता है 2047 जो है हमारा अमृतकाल है, मतलब 100 साल पूरे होंगे। तो उसमें बोला गया कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2047, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो वो है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में हुआ, ये नवंबर में। इसमें ये हुआ कहां था, ये अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में। और गुजरात जो है उसने डिक्लेयर किया है घोल फिश को स्टेट फिश। याद रखिएगा, घोल फिश को स्टेट फिश बोला गया है गुजरात के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेगा, आपको इसीलिए याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2023। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो पहली बात की हुआ है न्यू दिल्ली में। और उड़ीसा पवेलियन जो है उसने जीता है गोल्ड मेडल। उड़ीसा पवेलियन जो है उसने जीता है गोल्ड मेडल, ध्यान रखिएगा, IITF में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे और कुछ वैसा है नहीं इंपॉर्टेंट। तो एक आप याद रखिएगा ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस जो है नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, इसमें थीम जो है वो क्या है, विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है, ये उसका थीम है। बाकी यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं खास, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैंने हाईलाइट करके दे दी है, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो मैंने चीजें हैं वो आपके लिए फिल्टर का काम मैंने पहले से कर दिया है। तो फिल्टर मैंने कर दिया है, आपको बस रटना है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ, देखिए पहले इसमें मुझे टाइम लगाना पड़ता है। ये पूरी PDF जो है पहले मैं बुक से पढ़ता हूँ, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, पढ़ता हूँ, एक एक लाइन मुझे खुद पढ़नी पड़ती है पहले। पढ़ने के बाद फिर हाईलाइट करने के बाद फिर मुझे इसको PDF के फॉर्म में लगाना पड़ता है ना। इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज करनी पड़ती है। पता नहीं क्यों इस पेज की नहीं हुई और बाकी पेजेस की हो गई, ठीक है।
तो इसमें समय लगता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बेटर लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर कर दो जितना हो सकता है। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्फ्रेंस वो ये है कि नाटो समिट के बारे में। नाटो समिट जो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि नाटो में 32 मेंबर है और 32 मेंबर में जो 32nd मेंबर है, लास्ट मेंबर जो ज्वाइन किया है वो है स्वीडन। स्वीडन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वीडन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है शंघाई कोऑपरेशन। शंघाई कोऑपरेशन जो है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये अस्ताना कजाकिस्तान में इस बार हुआ था। तो अस्ताना एक जगह है जो कजाकिस्तान में है और ईरान जो है वो उसका 9वां मेंबर बना है। ईरान जो है क्या बना है, ईरान इसका 9वां मेंबर मतलब 9th मेंबर बना है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि मैंने हाईलाइट में थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे क्या होगा, बेलारूस जो है वो 10वां बना है। बेलारूस क्या है, 10th मेंबर बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने उल्टा हाईलाइट कर दिया है, आगे कर दिया। बेलारूस जो है वो 10वां मेंबर बना है, ठीक है। तो बेलारूस 10वां है, ईरान जो है वो आपका 9वां मेंबर है, याद रखिएगा। और चाबाहर पोर्ट कहाँ है, चाबाहर पोर्ट भी कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रहेगा। अगला पढ़ते हैं। अगला है फर्स्ट रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। पहला रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, तो ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। और रेनबो से आपको समझ में आ रहा है ना। रेनबो से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली रेनबो के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में, है ना। तो डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि नेपाल में जो है इसका समिट हुआ है, पहला कब समिट हुआ है ये, काठमांडू नेपाल में। और ये एलजीबीटी के लिए हुआ है, फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे, हाँ उसके बाद क्या है कि हमारा एक और कॉन्फ्रेंस है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है और इसका मेन थीम है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान रखिएगा इसका थीम क्या है, और ये लेटेस्ट है, मई में हुआ है, तो याद रखिएगा ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम है। अगले आते हैं, अगले बढ़ते हैं। अगला है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 7th एडिशन। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 7th एडिशन की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें तो थीम क्या है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है। चलो इतना हो गया। आगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी। कुछ जगह छूटा भी होगा तो वो हमारे करंट अफेयर्स के जो टेस्ट हम करेंगे ना, हम टेस्ट करेंगे लाइव, मतलब क्लास में यहाँ पे, तो यूट्यूब पे, तो उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है, जो छूटा भी होगा तो। बाई चांस देखो मेरा भी दिमाग जो है वो इंसान का है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है। तो कुछ अगर बाई मिस्टेक कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया होगा तो वो हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ दिखता है ऐसा तो बता देना। नेक्स्ट है 54th मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 54th मीटिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसका थीम क्या था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। तो वही चीज आपको भी मेरे पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगला जो हम कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे वो है सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। ये आपका ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का जो है थीम है ना। थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, क्लियर। और ये हुआ था अहमदाबाद में, जहां पे मैंने बताया कि गुजरात जो है वो घोल फिश को अपना स्टेट फिश बोल चुका है, ठीक है। उसके बाद है फिर 18th G20 समिट। 18th G20 समिट जो है वो आपका जो है न्यू दिल्ली में हुआ है। उसके बाद इसका जो थीम है वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक अर्थ, एक पृथ्वी, एक फैमिली, एक परिवार मतलब, और एक फ्यूचर, है ना। अगला है कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। आपको पता होना चाहिए कॉफी जो है सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है, केरला में होती है। और बैंगलोर में ये जो है बेसिकली ये जो, सॉरी केरला नहीं, कर्नाटका में होती है, कर्नाटका में होती है। और बैंगलोर में जो है आपका ये कॉफी कॉन्फ्रेंस हुआ है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, ये अपकमिंग मीटिंग्स है, अपकमिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस है, कब कब कहाँ कहाँ होगा, है ना। इसके बारे में सारी चीजें मेंशन किया गया, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरियस ऑपरेशन फॉर द ईयर, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन की बात करें अगर, तो पहला आता है ऑपरेशन राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। ये जो ऑपरेशन है राइजिंग सन, ठीक है, ये बेसिकली गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट जो है 4 स्टेट्स में, उसको बस्ट करना मतलब रोकना, है ना, उसको एक्सपोज करना। तो जो गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी सिंडिकेट की 4 स्टेट्स पे, उनको रोकने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन किया गया था। ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जो है लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग सन, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु जो है वो गाय का नाम है, मैंने आपको बताया भी था। तो कामधेनु जो है वो कैटल स्मगलिंग को लेकर जो है शुरू किया गया था। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन संकल्प। संकल्प जो है वो इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन है, ये मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है, ओके, अंडर विच 23 पाकिस्तानी सिटीजन एंड सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज स्ट्रैंडेड इन इंडियन ओशन वेयर रिसेंटली रेस्क्यूड फ्रॉम पायरेट्स। बेसिकली जो पायरेट होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे 23 पाकिस्तानियों को जो है वो, पाकिस्तानी और भी देश के जो है नागरिक थे, उनको जो है छुड़ाया गया है, ओके, बेसिकली रिहा किया गया है। और इंडियन नेवी ने उनको अपने संरक्षण में रखा है, और ये ऑपरेशन संकल्प है, ठीक है।
फिर है ऑपरेशन इंद्रावती। इंद्रावती जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया और ये इवैक्यूएट इंडियन स्टैंडर्ड फ्रॉम हैती। हैती जो है वो एक देश का नाम है ना। तो हैती से लोगों को, इंडियंस को जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। क्लियर है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन, ये तो सर्वशक्ति तो ठीक है, टेररिस्ट को फ्लश आउट करने के लिए है ना। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो टेररिस्ट को निकालने के लिए है रजौड़ी वगैरह के एरिया से। उसके बाद ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ओके, ये बेसिकली इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए हुआ है। कहां से? इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय है ना, इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से इंडियन लोगों को बाहर निकालने के लिए किया गया है। उसके बाद आता है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। तो जो बॉर्डर स्वॉर्ड है ये बेसिकली इंटरनेशनल शिपमेंट, जो इलीगल डेंजरस ड्रग्स का इंटरनेशनल शिपमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने शुरू किया है ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। ठीक है, ब्रॉडर स्वॉर्ड, सॉरी बॉर्डर नहीं, ब्रॉडर स्वॉर्ड। उसके बाद आता है ऑपरेशन कन्विक्शन। ये ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, यूपी गवर्नमेंट ने। और ये शुरू किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट, रिलीजियस कन्वर्जन, काउ स्लॉटर, इन सबको रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन। उसके बाद आता है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो है वो बेसिकली हेल्प करने के लिए है लोगों को जिनको करुणा, सॉरी जो ये बेसिकली उन लोगों को हेल्प करने के लिए है जो जिनको साइक्लोन मोका जो है वो अफेक्ट किया है म्यांमार में। म्यांमार जो है आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के बेसिकली ईस्टर्न साइड में म्यांमार पड़ता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस थोड़ा सा मिल जाए। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ देखोगे तो बेसिकली अगर ये हमारा जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो म्यांमार जो है वो यहाँ पड़ता है ना। तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है ना। और ये सारा जो बेसिकली जो स्टेट्स है वो म्यांमार अपनी बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने ज्योग्राफी क्लास में किया भी है। तो म्यांमार में साइक्लोन मोका आया था, तो लोगों को बचाने के लिए, ओके, लोगों को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। ओके, फिर आती है कावेरी। कावेरी जो है इंडियन का ऑपरेशन कावेरी जो है वो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए शुरू किया गया था। ओके, सूडान में जो सिविल वॉर होता है उसके लिए। तो देखिए, ऑपरेशन अजय बात करेगा तो इजराइल और हमास के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑपरेशन अजय, ये इवैक्यूएशन की जितनी भी ऑपरेशन है वो मैं बता रहा हूं आपको। ऑपरेशन अजय याद रखिएगा। इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन इंद्रावती याद रखिएगा, वो बेसिकली हैती से लोगों को निकालने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी याद रखिएगा, ये बेसिकली सूडान से निकालने के लिए शुरू किया गया था, है ना। लोगों को आईएनएस सुमेधा में वापस लेके आया था, आईएनएस सुमेधा में। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है वो इंडियन आर्मी ने शुरू किया। पीपल जो विलेज एरिया में है और या फिर उस एरिया में है जो कि एलओसी के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है जम्मू कश्मीर में, उनको मदद करने के लिए, है ना। तो दो चीजें होती है, एक एलओसी, एक एलएसी। एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, और एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन दोस्त पे। तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और ये अर्थक्वेक जो आया था टर्की और सीरिया में, उसके लिए लोगों को हेल्प करने के लिए शुरू किया गया था। जैसे ऑपरेशन करुणा जो था, करुणा बेसिकली ऑपरेशन सॉरी साइक्लोन मोका जो है आया था, उससे जो अफेक्टेड हुए थे लोग बेसिकली म्यांमार में, उनको हेल्प करने के लिए लाया गया था। तो देखो, कुछ कुछ गवर्नमेंट के जो ये ऑपरेशन होते हैं वो हेल्प करने के लिए होते हैं लोगों को, कुछ कुछ होते हैं जो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए होते हैं किसी फॉरेन कंट्री से। ठीक है, और कुछ कुछ इंडियन आर्मी के होते हैं। उसके बाद ऑपरेशन गरुड़। गरुड़ जो है वो बेसिकली इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को रोकने के लिए बनाया गया था, ऑपरेशन गरुड़, है ना। ब्रॉडर स्वॉर्ड भी उसी के लिए था, वो बेसिकली इलीगल ड्रग्स का शिपमेंट के लिए था। और यहाँ पे गरुड़ जो है वो किसके लिए है? गरुड़ जो है वो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क के लिए है। ठीक है, ब्रॉडर स्वॉर्ड याद रखिएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने शुरू किया था, और आपका गरुड़ जो है वो सीबीआई और एनसीबी, ओके, इन लोगों ने शुरू किया था। फिर आता है ऑपरेशन गंगा। गंगा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान ऑपरेशन गंगा यूज किया गया था ताकि इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा इवैक्यूएशन के बारे में, तो उसमें एक ऑपरेशन गंगा है, एक ऑपरेशन आपका कावेरी है सूडान के लिए। ओके, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि एक ऑपरेशन आपका अजय है इजराइल हमास के लिए, और एक ऑपरेशन आपका है ऑपरेशन इंद्रावती, है ना, ये आपका हैती के लिए। ठीक है, 4 ऑपरेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टॉर्म साइक्लोन, जो इसी साल आया है और किसने किसने नाम दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। टाइफून जो है, टाइफून गाइमी बोला गया है, और ये चाइना, ताइवान और फिलीपींस में आया था। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है और चाइना जो कंट्री है वहां पे आया था। तो इसको जो है टाइफून गेमी बोला गया। इसका नेमिंग जो है मेंशन नहीं किया गया, किसी ने नेमिंग नहीं की है। उसके बाद आता है रेमाल। रेमाल जो साइक्लोन है ना, रेमाल जो चक्रवात है, साइक्लोन है, वो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स को अफेक्ट किया, और ये बेसिकली मई में आया था, है ना। और इसका नेमिंग किया था ओमान ने रेमाल, ओमान नेवार,
सेम साउंड कर रहा है, इसने नेम किया था। फिर आता है मीगन। मीगन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो इसका कोई नेम नहीं किया है ना, किसी ने नेम ही नहीं किया इसकी। उसके बाद गामीन। गामीन जो है मेडागास्कर में आया था और इसका नाम इस्ता वातिनी ने किया था। ओके, इस्ता वातिनी ने। उसके बाद है आपका अल्वारो। अल्वारो जो है वो भी मेडागास्कर के कोस्ट पे आया था, इसका नाम भी मोजाम्बिक ने किया है। मिचाउंग। मिचाउंग जो है वो आंध्र प्रदेश में आया था, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे आया था और ये इसका नाम म्यांमार ने किया है, मिचाउंग। म्यांमार, एम फॉर मिचाउंग, एम फॉर म्यांमार, ठीक है। फिर है जैस्पर। जैस्पर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आया था, इसका नेम भी किसी ने नहीं किया है। मिथिली जो है वो बांग्लादेश के कोस्ट पे आया था, मिथिली, है ना, तो मिथिली। उसके बाद है आपका, और इसका नाम भी मालदीव ने किया है, ठीक है। तो मालदीव और मिथिली, मालदीव मिथिली, तो एल आ रहा है इसमें, मिथिली में एल है और मालदीव में भी एल है, तो म्यांमार में कंफ्यूज नहीं करना है। म्यांमार का मतलब क्या है, एम फॉर म्यांमार, एम फॉर मिचाउंग, ठीक है। और मिथिली में एल आ रहा है, एल आ रहा है, तो मालदीव में भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद है हमून। हमून जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया था और ये ईरान ने नाम दिया है। तेज। तेज जो है वो साउथ वेस्ट अरेबियन सी को अफेक्ट करता है, इंडिया ने नाम दिया है तेज। और साउला जो है वो साउथर्न चाइना को अफेक्ट करता है, उसका नाम वियतनाम ने करा है। और बीपार जॉय जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को जो है अफेक्ट करता है। नाम आपको ऑलरेडी पता है, बीपार जॉय बंगाली नाम है, बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि कौन कौन से कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है अवार्ड दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें है रशिया। तो रशिया जो है, देखो मैंने यहाँ स्टार मारा हुआ है, ये स्टार जो है वो आपको दिखेगा। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, तो पढ़ना है इसको, ठीक है, पूरा पढ़ना है, जहां स्टार है मतलब पूरा पढ़ना है। रशिया। रशिया जो है, रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ओके, अपोस्टल, ये अवार्ड दिया है किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ओके, प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है जुलाई 2024 में, ठीक है। ये अनाउंस किया गया 2019 में, दिया गया 2024 में। ग्रीस ने जो है बोला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ओके, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया है अगस्त 2023 में। फ्रांस ने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीगन ऑफ ऑनर, लीगन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है, ठीक है, लीगन ऑफ ऑनर। इजिप्ट ने ऑर्डर ऑफ नाइल, ये तो आपको पता ही होगा, नाइल है तो ऑब्वियसली इजिप्ट देगा। पापुआ न्यू गिनी जो है वो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया है, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी ने दिया है कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी ने कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने अबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली लास्ट 9 इयर्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है हाईएस्ट हैज बीन गिवन द हाईएस्ट स्टेट ऑनर बाय डिफरेंट 15 कंट्रीज द वर्ल्ड। 15 कंट्रीज ने लास्ट 9 सालों में इनको अवार्ड दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अगर देखते हैं तो रशिया का है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल, ठीक है। चलो, अब आते हैं मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे। मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं एक करके। ये सारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है, ठीक है। देखोगे कहीं पे हाईलाइट नहीं है, ये पानी का ड्रॉप गिर गया था यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखोगे पहला आता है, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, पहला ये ब्लैक, रेड ले लोगे, रेड ले लेते हैं। एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये लेटेस्ट है, जुलाई अगस्त में हुआ है। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। ये उलान बटार मंगोलिया में हुआ है। कहां पे? उलान बटार मंगोलिया में। एक एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक एलिफेंट ध्यान रखेगा, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो हर बार होता है और वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नोमैडिक एलिफेंट, है ना। और बेसिकली मिलिट्री ये आर्मी एक्सरसाइज है और ये उमराव मेघालय में हुआ है। कहां पे हुआ? मेघालय में, है ना। मेघालय में ही मौसिन नाम है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसिन नाम में, और मेघालय में ही गारो खासी जंतिया हिल्स है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 13th मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। मैत्री इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है और ये ताक प्रोविंस थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है होपेक्स। होपेक्स जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है। होपेक्स इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज था और ये इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। फिर जिमेक्स बहुत इजी है। जिमेक्स मतलब इंडिया और जापान होता है। जिमेक्स याद रखिएगा, इंडिया और जापान होता है और इसका 8वां एडिशन हुआ है। ये नेवी एक्सरसाइज होता है जिमेक्स, ओके। और ये भी कहां हुआ है? जापान में हुआ है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो मल्टीनेशनल है और ये अलास्का यूएसए में हुआ है। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया फ्रांस में होता है। शक्ति होता है इंडिया फ्रांस में, शक्ति, है ना। शक्ति होता है इंडिया फ्रांस में। और बेसिकली ये कहां हुआ है? ये भी आपका मेघालय में हुआ है, क्लियर है। नोमैडिक एलिफेंट भी मेघालय में हुआ है। फिर है दोस्ती जो है वो बेसिकली इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ है। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव के बीच में, और ये मालदीव में हुआ था। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड का ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था ये। तर्कश एंटी टेरर, ये इंपॉर्टेंट है। तर्कश इंपॉर्टेंट है। तर्कश जो है वो इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है और ये कोलकाता में हुआ था, है ना। ये होता है हमेशा और कोलकाता में हुआ था, इंडिया यूएसए के बीच। तर्कश एंटी टेरर एक्सरसाइज है। उसके बाद है डस्ट लिक जो है वो बेसिकली इंडिया और उज्बेकिस्तान में होता है।
है ना, डस्लिक, और ये बेसिकली तरमेज और उज्बेकिस्तान, बेसिकली तरमेज जो है उज्बेकिस्तान में वहां पे हुआ था। टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज, टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है और ये इंडियन ईस्टर्न कोस्ट में हुआ है। क्लियर है। आईएमटी ट्राइलैट एक्सरसाइज, आईएमटी ट्राइलैट एक्सरसाइज याद रखिएगा, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। आईएमटी का मतलब क्या है, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। ओके, इनके बीच में जो है नेवल एक्सरसाइज हुआ था। क्लियर है। उसके बाद आता है समुद्र लक्ष्मण सेना। समुद्र लक्ष्मण सेना जो है वो बेसिकली इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, इंडिया और मलेशिया के बीच में, है ना, और ये विशाखापट्टनम में होता है समुद्र लक्ष्मण सेना। उसके बाद धर्मा गार्जन एक्सरसाइज, धर्मा गार्जन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। जिमेक्स तो नेवी का है, लेकिन धर्मा गार्जन एक्सरसाइज जो है वो आर्मी का है। जिमेक्स जो मैंने पढ़ा है वो नेवी का है और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज क्या है, वो आर्मी का है, और ये महाजन राजस्थान में हुआ है। शांति प्रयास जो है वो मल्टीनेशनल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे आपका डेजर्ट साइक्लोन याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में होता है। ओके, और ये राजस्थान में हुआ था। ठीक है। और आपका डेजर्ट नाइट जो है, डेजर्ट नाइट अगर पूछेगा तो ये आपका इंडिया फ्रांस और यूएई में हुआ था। जहां डेजर्ट आएगा मतलब वहां यूएई आएगा। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट जो है वो इंडिया फ्रांस और यूएई में हुआ था। क्लियर। और उसके बाद देखिए इंडिया और जापान के बीच में सहयोग कैजिन जो है वो इंडिया जापान के बीच में होता है, कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खंजर जो है, खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान में होता है, इंडिया और किर्गिस्तान, है ना। अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अस्ताना, वो कजाकिस्तान था, अस्ताना कजाकिस्तान था, वो जहां पे शंघाई का ऑपरेशन हुआ था। ये किर्गिस्तान है, तो इंडिया और किर्गिस्तान, है ना। खंजर एक्सरसाइज 2024 और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, आर्मी एक्सरसाइज है ये भी। सूर्य किरण आपको मैंने बताया था कि ये नेपाल में होता है। सूर्य किरण, सूर्य जो है वो नेपाल का एक लड़का है, किरण जो है नेपाल के बिहार की एक लड़की है, तो इन दोनों में प्यार हो गया है। तो सूर्य किरण बेसिकली इंडिया और नेपाल का एक एक्सरसाइज है, सूर्य किरण। वज्र प्रहार जो है, वज्र प्रहार इंडिया और यूएस का होता है, हमेशा होता है, ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार इंडिया यूएस का आर्मी एक्सरसाइज है, आर्मी। ओके। बंगो सागर जो है, बंगो सागर इंडिया बांग्लादेश का होता है। मित्रा शक्ति जो है इंडिया श्रीलंका का, मित्र शक्ति याद रखिएगा, मित्र शक्ति जो है इंडिया श्रीलंका का होता है। उसके बाद काजिन जो होता है वो कजाकिस्तान और इंडिया का होता है, काजिन, काज और इंद, है ना, कजाकिस्तान और इंडिया का होता है काजिन। ठीक है। और ये उमराव मेघालय में हुआ है, काजिन जो है वो कजाकिस्तान में हुआ है। और हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया मलेशिया का ही उमराव में हुआ है। क्लियर। आगे आते हैं। उसके बाद जैसे जिमेक्स है वैसे सिम्बेक्स है, सिम्बेक्स भी नेवी वाला है। तो सिम्बेक्स जो है वो आपका होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, सिम्बेक्स। ठीक है। जायद तलवार जो है वो आपका इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में होता है। यूएई में कितने एमिरेट्स हैं, यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, 7, है ना, 7 एमिरेट्स हैं। उसके बाद फिर मलाबार जो है, मलाबार को जो इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में होता है क्या। ओके, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है आपके मिलिट्री एक्सरसाइज थे। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, ये आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसमें मैं बताता जाता हूँ एक एक करके, रीड कर देता हूँ बस। तो इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। क्या है, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, मतलब हर एक व्यक्ति को काउंट करना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे, है ना। और इंटरनेशनल योगा डे जो है वो बेसिकली 21 जून को होता है। इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे ना आपको स्टार कर दे रहा हूँ, देखो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट है, इसका थीम, और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, है ना। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 21 जून आपका इंटरनेशनल योगा डे। उसके बाद याद रखिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, इस पे इसका थीम है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, 31 मई को मनाया जाता है, नो टोबैको डे। ओके। उसके बाद इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इस बार पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो इसका क्या है, 22 मई को होता है इंटरनेशनल डाइवर्सिटी डे, क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था। ओके। बी अ पार्ट ऑफ प्लान, ओके। उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो 8 मई को होता है। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, ये थीम है इसकी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को होता है। अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, है ना। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इसका थीम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को होता है। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे, और ये माई हेल्थ माई राइट इसका थीम है, माई हेल्थ माई राइट। उसके बाद है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बेसिकली बीमारी है, टीबी, आपको पता है। इसकी वैक्सीन का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। ओके। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बेसिकली इसमें जो ये जो होता है वो 24 मार्च को होता है,
और इसका जो थीम था वो था यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। भारत जो है टीबी से लड़ रहा है, टीबी को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। ओके, उसके बाद है वर्ल्ड वाटर डे। देखिए अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को होता है, कनेक्शन में उठाइएगा, अर्थ डे 22 अप्रैल को है, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को है, एक महीना पहले। पहले पानी आया ना, पहले पानी की बात करते हैं, फिर हम लोग अर्थ की बात करेंगे। पानी रहेगा तभी तो अर्थ रहेगा, पानी है तब हम है, पानी है तब हम है, राइट। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को, एक महीना पहले आता है अर्थ डे से। वाटर फॉर पीस इसकी थीम है। उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल वाटर फॉरेस्ट डे। उसके बाद नेशनल वैक्सीनेशन नॉट इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर राइट डे याद रखिएगा, है ना। फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर राइट डे। ओके, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेशनल साइंस डे, आपको पता है 28 फरवरी। ओके, ये बेसिकली इसका थीम था इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ओके, और आपका यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वेटलैंड डे याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को होता है, 2 फरवरी 2024 को, और ये वेटलैंड और ह्यूमन वेलबींग के बारे में बात करता है, थीम इसकी यही है। ओके, आर्मी डे आपको पता है, आर्मी डे जो है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी आर्मी डे इन सर्विस ऑफ नेशन, ठीक है, इन सर्विस ऑफ नेशन। और नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी, इस पर वोट हुआ था तो ध्यान रखिएगा, नेशनल वोटर जो है, वोटर डे जो है 25 जनवरी को बनाते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बाकी पोलियो डे वगैरह, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, टूरिज्म डे, वर्ल्ड ओशन डे है ना, तो देख लीजिएगा आप, उसमें कोई ज्यादा है खासा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर इंडिसेस ऑफ द ईयर के बारे में, मतलब मेजर इंडेक्सेस ऑफ द ईयर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बेसिकली इंडेक्सेस बताने से अच्छा है मैं आपको इंडेक्सेस एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडिया की रैंक क्या है और फर्स्ट प्लेस किसका है, ठीक है, ये सब आप एक बार लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेजर इंडेक्सेस का। लेकिन जो है एक बार मैं बता ही देता हूँ, रीड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है उसमें बोला गया है कि इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक जो है वो थर्ड है, इंडिया की रैंक थर्ड है। और ये हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसको लेके आता है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो लोई इंस्टीट्यूट सिडनी इसको रिलीज करता है, और इसमें अमेरिका फर्स्ट प्लेस पे है और इंडिया की रैंक चौथी है एशिया पावर इंडेक्स में। पापुआ न्यू गिनी जो है वो लास्ट में है, पहले इंडिया फोर्थ पे था, अभी भी फोर्थ पे ही है, तो कोई कुछ खास नहीं बदला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो फोर्थ है, पहले ही फोर्थ ही थी, और अमेरिका टॉप पे है, भूटान लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये अमेरिका फर्स्ट पे है और इंडिया 15वें पोजीशन पे है, और पहले ये 8 था, तो काफी अच्छा, तो अब और खराब हो गया मतलब, है ना, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे। तो ये सब है, और इसमें देखो ये इसमें ना बेसिकली मैं बोलूंगा कि आपको इतना इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें सीधा मैं स्किप करता हूं, आपको लेके आता हूं मेन डिटेल पे। ये है काम की बात। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट इंडिसेस का क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करेंगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उस लिस्ट को आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, है ना। और एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि मैंने देखा, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने फिर सोचा कि मैं ऐसा क्या अलग करूंगा कि लोग मुझे देखेंगे या मेरा मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आएगा या स्टूडेंट्स को पसंद आएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको भी रीड कर दिया है, इन सबको रीड कर दिया है, ठीक है, इन सबको रीड कर दिया है। तो उससे फायदा है कोई, दोस्त ये बताओ पहले, कोई उससे क्या फायदा है? अगर मैं इसको रीड करके सुना दूं लोरी ऐसा, तो उससे क्या फायदा? क्या आपको लोरी याद होगी? नहीं होगी। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको नहीं याद होगा। मेरा काम है आपको चीजें फिल्टर करके देना, है ना। एक मेरा काम क्या है, एक टीचर का काम क्या होता है, चीजों को बेहतर ढंग से बताना, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो बताना। इतने लास्ट क्लास में मैं क्लास ले रहा हूं इसीलिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि करना क्या है, पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो मेरा काम फिल्टर करना है, मैं फिल्टर करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि, आपका जीवन, समझ में आ रहा है। लोरी करके सुनाने का मैं सुना दो, लेकिन फायदा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी लगेगा, तो बोरिंग करने से क्या मतलब है, राइट। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ते हैं। जो लोरी सुना रहे हैं उनसे दूर रहिए, मैं बोलूंगा लोरी सुनने से आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 22 घंटे की मैराथन देख लीजिएगा करंट अफेयर्स की और आपको सब याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका दिमाग इतना कैपेबल नहीं है। अगर होता तो आप सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप किसी बढ़िया जगह पे साइंटिस्ट वगैरह होते या किसी बढ़िया जगह पे फोड़ रहे होते लाइफ में, है ना। अगर आपका दिमाग इतना कैपेबल होता तो, अगर जीनियस होते तो, समझ में आ रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। चलिए, अगला है, देखिए पहले बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहला बात कि इसमें 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सोशल सपोर्ट, कितना आप जिएंगे, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जैसे इंडिया में 70 साल तक लोग जनरली 70-75 तक जीते हैं। जीडीपी पर कैपिटा देश की कितनी है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, मतलब लोगों को कितनी फ्रीडम है, कितनी आजादी है कि हम अपनी अपने लाइफ की चॉइसेस खुद कर पाए, जो कि इंडिया में बहुत कम है ऑब्वियसली। जेनरोसिटी,
ओके, उसके बाद परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन कितना है। इन 6 फैक्टर को लेके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बनाई जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अभी अब नहीं, अगर मैं नहीं करता तो पूरा पढ़ते, टाइम वेस्ट होता, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिनलैंड जो है उसने 126, सॉरी इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन कितनी है 126 है। फिनलैंड जो है वो टॉप पे है और इंडिया की पोजीशन 126वीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिख लोगे पेन से 126, ठीक है, यहाँ पे 126। उसके बाद अगला आता है अफगानिस्तान लास्ट में। पहला पहला नहीं याद रखना है, याद करना क्या है, याद करना है इंडिया की पोजीशन क्या है और लास्ट में कौन है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है लास्ट में, क्लियर है। और ये भूटान ने शुरू किया था ये जो इंडेक्स है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो पहली बार रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। दूसरा कि इंडिया की पोजीशन 129 है इसमें, इसमें कितनी है 129 इसमें इसकी पोजीशन है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसको रिलीज करता है। और कंपोनेंट आप देख सकते हो यहाँ पे ये है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, है ना, ये सब सारी चीजें। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस से मतलब किस तरह से हम अच्छा परफॉर्म करें क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये जर्मन वॉच जो है सिंस 2005 से जर्मन वॉच जो है इसको पब्लिश कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो इंडिया की रैंक जो है वो 7th है, 7th रैंक इंडिया की, काफी अच्छी है। और सऊदी अरेबिया जो है सबसे लास्ट में है, सऊदी अरेबिया क्या है सबसे लास्ट में, क्लियर है। तो ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करें तो ये पहली बात की रिलीज करता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ, ओके, वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ इसको रिलीज करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और इंडिया जो है वो इसमें 111वीं पोजीशन पे, 111 इंडिया किस पे है, 111 पे है, ओके। और आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो लास्ट में 125 पे। इंडिया भी कोई खासा बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है इसमें, है ना। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहला बात कि इंडिया का जो रैंक था पहले वो 132 था, अब वो 134 हो चुका है, मतलब हम और खराब हो रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, है ना। उसके बाद इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मतलब अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कितने साल तक जिएंगे, वो 67.7 हो चुका है 2022 में, है ना। वो 67.7 हो चुका, मतलब आप इतने साल तक जिएंगे, आपका बर्थ हुआ है तो, ठीक है। उस टाइम पे मतलब जो लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं उसका मतलब ये है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिलीज्ड बाय, उसके बाद क्या है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग को रिलीज करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एनुअली सिंस 1989, हर साल आता है ये, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसको शॉर्ट लिख लीजिए, IIMD जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2024, ओके। और इंडिया जो है इसमें, इसकी इंडिया की रैंक कितनी है, 39th रैंक है, 39th, और लास्ट है वेनेजुएला। इंडिया का रैंक 39th है। सिंगापुर टॉप पे है, ओके, सिंगापुर क्या है, टॉप पे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको एनुअली मतलब हर साल पब्लिश करती है। और आप देखोगे कि नॉर्वे जो है वो इसमें फर्स्ट पे है, बाद में उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद स्वीडन है, और इरेट्रिया जो है वो लास्ट रैंक करता है। और इंडिया की रैंक जो है 159 है, तो बहुत अच्छी भी नहीं है और बुरी तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो 159 रैंक जो है किसकी, इंडिया की है, क्लियर। उसके बाद आते हैं लिस्ट रिलीज बाय वेरियस मैगजीन्स में जो लिस्ट दी गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, टाइम मैगजीन 2024 पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट दिया गया है। इसमें बोला गया है कि साक्षी मलिक है, 8 इंडियंस को इंक्लूड किया गया, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में 8 इंडियंस है। उन 8 इंडियन कौन कौन है वो देखते हैं। पहला है साक्षी मलिक, देव पटेल, आलिया भट्ट, आसमा खान, जिगर शाह, अजय बंगा, सत्य नडेला और प्रियमा वदा नटराजन, ओके। ये आपके 8 इन्फ्लुएंशियल पीपल है जिनको टाइम मैगजीन में ऐड किया गया है। टाइम मैगजीन 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट की बात करते हैं तो 3 इंडियन कंपनीज को इसमें ऐड किया गया है, 100 कंपनीज में से। एक है रिलायंस, एक है टाटा, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला प्लेस पे वॉलमार्ट आता है यूएसए का ग्लोबल कंपनी में, सेकंड प्लेस पे अमेजोन है, थर्ड प्लेस पे स्टेट ग्रिड है, चाइना की कंपनी है ना, 2 यूएसए है और एक चाइना है। और अगर हम बात करें टॉप 3 इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन कंपनी की कौन कौन, इंडिया कंपनी बहुत अच्छा है, तो 86 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 95 पे एलआईसी है और 106 पे इंडियन ऑयल है ना। टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 100 में 2 है और 100 के अंदर और 100 के बाहर में जो थर्ड है वो इंडियन ऑयल है, ठीक है। तो इंडिया से बेसिकली 9 कंपनी जो है वो इस 500 कंपनी में शामिल है। 500 कंपनी में से 9 जो है वो इंडिया की है। 3 आपको दिख रहा है, रिलायंस, एलआईसी, इंडियन ऑयल, बाकी 3 और होंगी, 6 और होंगी, क्लियर। उसके बाद दोस्त आता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट,
है ना, हारून का जो हमने पढ़ा, तो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट। अब हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में क्या बोला गया है कि पहला प्लेस पे सबसे अमीर कौन है, तो वो एलॉन मस्क है। आप जानते हैं एलॉन मस्क कौन है ना, स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर। सेकंड प्लेस पे जेफ बेजोस हैं, अमेज़न के फाउंडर। और 10th प्लेस पे मुकेश अंबानी आते हैं। 10th प्लेस पे कौन है, मुकेश अंबानी है ना, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इंडिया जो है वो 3rd प्लेस पे है इन लिस्ट ऑफ बिलियनर्स, मतलब जो बिलियनर की लिस्ट है कि सबसे ज्यादा बिलियनर कहाँ है, तो उसमें इंडिया जो है तीसरे पोजीशन पे आता है। इंडिया में टोटल 271 बिलियनर है, ओके, जो इस लिस्ट में इंडिया के 271 बिलियनर जो है वो इस लिस्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्ब्स के बिलियनर लिस्ट में। फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है कौन है, बर्नार्ड आर्नोट एंड फैमिली। ये फ्रांस की फैमिली है जो बेसिकली बिलियनर फैमिली है। सेकंड प्लेस पे एलोन मस्क है अगेन, ओके, और थर्ड और 9th प्लेस पे मुकेश अंबानी है इंडिया के। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो टॉप 3 कंप्यूटर जो है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में कौन कौन से हैं? पहला है फ्रंटियर अमेरिका का, दूसरा है सेकंड में है ऑरोरा सिस्टम अमेरिका का, और थर्ड है ईगल, ये भी अमेरिका का। तो ये 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि टॉप 500 की लिस्ट में है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों अमेरिका के हैं। इंडिया के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? 110th रैंक पे एरावत है जो कि सीडीएसई पुणे ने डेवलप किया है। उसके बाद 185th पोजीशन पे परम सिद्धि है, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ये सीडीएसई ने पुणे ने डेवलप किया है। और 230th पे कौन है? प्रत्युष है, या आईआईटी मद्रास और पुणे ने मिलकर डेवलप किया है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। एरावत ध्यान रखिएगा, एरावत इंपॉर्टेंट है, 110वें पोजीशन पे है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि किस किस जगह के नाम जो है चेंज किए गए हैं। तो पहले का नाम पहले क्या था? पहले था दरबार हॉल, अभी बोला जाता है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप पहले क्या नाम था? दरबार हॉल, अभी गणतंत्र मंडप। दूसरा है, पहले था अशोक हॉल, अशोक हॉल को अशोक मंडप किया गया है। जोशीमठ टाउन को ज्योतिर्मठ किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जोशीमठ टाउन को ज्योतिर्मठ किया गया। उसके बाद आपका कोयसा कुटौली तहसील को कैंची धाम आपको पता है ना, जो इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है कैंची धाम। तो ध्यान रखिएगा, कैंची धाम जो है उसको पहले बोला जाता था कोसिया कुटौली तहसील, कैंची धाम बोला गया, और जोशीमठ को ज्योतिर्मठ। ओके। अहमदनगर को अहिल्यानगर। अहमदनगर आपको पता होगा, अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया है ये, ओके। विजयनगर एम्पायर के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था इनके बारे में, तो आपको ध्यान होगा। अहमदनगर जो है वो अहिल्यानगर उसको नाम दिया गया। चिरंजीवी स्कीम राजस्थान की स्कीम थी, उसको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बोला गया है, माई बोला गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के ऊपर नाम था, इसको जनरल बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद नाम था उत्तर प्रदेश में, उसको चंद्रनगर कर दिया गया। प्रपोज किया गया भी हुआ नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रपोज किया गया उसको हटा दीजिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोला गया है। उसके बाद ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया नाम क्या है? संविधान सदन बोला गया है इसको। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, उसको शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन बोला गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को बोला गया प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। और बेसिकली इतवारी रेलवे स्टेशन को, जो महाराष्ट्र में है, इसको बोला गया सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। पूछ लेगा इतवारी रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मतलब घबरा जाओगे, तो महाराष्ट्र में लोकेशन ध्यान होनी चाहिए, इसको बोला गया सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, ठीक है। केरला का न्यू नाम केरलम, ये कंसिडरेशन अभी में है, अभी प्रपोज हुआ है, इसको ऐसा किया सोचा जा रहा है, अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले आपके थाला फॉर अ रीजन पे बात करते हैं, तो थाला कहाँ के है? एमएस धोनी जो है वो आपके फ्रेंच कार कंपनी सिट्रोएन एक नई कंपनी आई है, उसका साइन जो है थोड़ा महिंद्रा टाइप का है, ऐसे करके साइन दिखेगा कार कंपनी का, है ना। सस्ती कार्स बनाती है ये, इसकी कार की क्वालिटी कोई खासा अच्छी नहीं है ना, लेकिन जो है कार सस्ती होती है, देख सकते हैं आप एक बार। तो एमएस धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद एमएस धोनी यहाँ नीचे में आते हैं, नीचे में आपके एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी है। और उसके बाद आपके रिलायंस जियो मार्ट जो है उसके एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा एमएस धोनी के बारे में, थाला के बारे में, क्लियर है। बाकी नीचे में एमएस धोनी नहीं है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग, ये दोनों प्लेयर्स हैं। उसके बाद आपका जो है मोटो जीपी इंडिया के जो है शिखर धवन है ना, ध्यान रखिएगा। एम्बेसडर तंबाकू कंट्रोल कैंपेन के पीवी सिंधु है, तंबाकू कंट्रोल कैंपेन जो है पीवी सिंधु। ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन के एम्बेसडर पीवी सिंधु अगेन है। T20 वर्ल्ड कप के जो एम्बेसडर है वो युवराज सिंह है, क्रिस गेल है, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट। ओके।
उसके बाद आपका जो है यूनिसेफ की जो एम्बेसडर है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए तो करीना कपूर है। और ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया के संजना सिंह है, संजना सांघी है। ओके। और बिस्लेरी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। और बाकी यहाँ पे और कुछ वैसा नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की दिया मिर्जा वही है। रहना है तेरे दिल में जो मूवी है ना, मैडी, तो उसकी जो हीरोइन है ना, जो एक्ट्रेस है, जो को एक्टर है वो दिया मिर्जा है। तो दिया मिर्जा जो है वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना जीके जीएस बाय आयुष। आगे है वेरियस प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग। अब ये जीआई टैग के ऊपर पूरा लिस्ट है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लोरी ही सही लेकिन सुनो जरूर, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना। लेटेस्ट से चलेंगे, पहले लेटेस्ट वाला जरूर पढ़ना पड़ेगा। यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में जागरी आती है, शामली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो शामली डिस्ट्रिक्ट से क्या आती है, जागरी आती है। जागरी का मतलब होता है गुड़ का, गुड़ है ना, गुड़। तो गुड़ जो है वो शामली डिस्ट्रिक्ट से आती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल, सफेद रंग का मार्बल है, उसको दिया गया जीआई टैग। और अजरक प्रिंट, कच्छ प्रिंट को अजरक प्रिंट बोलते हैं, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है अप्रैल में, है ना। तो यूपी के जागरी को मतलब गुड़ को, और गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट को। महाराष्ट्र में बात करें तो सितार तनपुरा सिटी ऑफ मिराज, यहां से इसको जो है जीआई टैग दिया गया है, सितार तनपुरा को। यूपी में अगेन आते हैं तो यूपी में आप देखेंगे काठिया वीट, ओके, काठिया गेहूं जो बुंदेलखंड रीजन में होता है। ट्राई कलर बर्फी, तीन रंग की बर्फी वहां पे होती है, वाराणसी में मिलती है, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। और आपका धलुआ स्टैचू मेटल स्कल्पचर, ये भी वाराणसी में, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, पहले यूपी का देख ले क्या सर, आई पहले यूपी देख लेते हैं, पहले यूपी देख लेते हैं। यूपी में फिर देखिएगा तो हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू है, मिठाई यही है। और ट्राई कलर का बर्फी। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे यूपी नहीं है। फिर यूपी इधर आता है क्या, इधर नहीं है, यहाँ पे है। तो फिर यूपी में देखते हैं, तो यूपी में आपको जलसार मेटल क्राफ्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक को दिया गया है। संबल हॉर्न क्राफ्ट को दिया गया है। मैनपुरी तरकशी, कल्पी हैंड पेपर, बागपत के होम फर्निशिंग को जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी के हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। महोबा के गौड़ा स्टोन हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान को दिया गया है। हाथरस का असाफोतीदा करके कुछ है, उसको दिया गया है। नगीना वुडक्राफ्ट, अलीगढ़ का ताला, है ना। आदमचीनी राइस, आदमचीनी का चावल, प्रतापगढ़ का आमला, बनारसी लंगड़ा आम, ओके, बखीरा ब्रासवेयर, मुजफ्फरनगर का जागरी, ओके, और उसका बंदा शजर स्टोन क्राफ्ट, और उसके बाद रामनगर का बंठा, इन सबको जो है जीआई टैग दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और क्या है न्यूज, गुजरात में मैंने बता दिया, महाराष्ट्र बात कर ली, मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग को दिया गया है, गोंड पेंटिंग को, है ना। और हमने कल ही न्यूज, हमने आज ज्योग्राफी के पेपर में पढ़ा था कि सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है, किसी ट्राइबल की एसटी में, तो कौन है, वो है आपका शेड्यूल ट्राइब में कौन है, वो है भील। सबसे ज्यादा भारत में कौन है, भील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे गोंड आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी हमने ज्योग्राफी की क्लास में आज किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जीएससी क्लास में करवा रहा हूँ पीवाईक्यू, क्योंकि उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, आप बहुत चीजें सीखेंगे। ठीक है, जो नहीं भी आता होगा वो भी सीख जाएंगे। मैं क्योंकि वहां पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वहां पे थ्योरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए एक तरह से आप बोलोगे तो रिविजन ही करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए अच्छी रहेगी। तो देखना चाहते हैं देख लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रतलाम रियावन गार्लिक, है ना, गार्लिक लहसुन को बोलते हैं ना, गार्लिक लहसुन, हाँ लहसुन को ही बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, लहसुन को बोलते हैं। तो गार्लिक, रतलाम के रियावन जो गार्लिक होती है उसको भी जीआई टैग दिया गया मध्य प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नारासुपारम क्रोशेट लेस क्राफ्ट को दिया गया है। और असम की मजूली मास्क, ओके, मजूली मास्क जो है, मजूली बेसिकली वहां पे एक आइलैंड भी है असम में, जिसको रिवरीन आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवरीन आइलैंड बोलते हैं। यह नदी के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है, जिसको बोलते हैं, नाम क्या है, माजुली। ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माजुली मास्क जो है वो कहाँ है, असम में है। ओके, और माजुली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग। ठीक है, फिर माता बड़ी पेड़ा, ये देखो, माता बड़ी पेड़ा अलग है और ट्राइकलर पेड़ा अलग है। ट्राइकलर पेड़ा यूपी का है और माता बड़ी पेड़ा जो है वो त्रिपुरा का है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रखना पचड़ा टेक्सटाइल भी यहीं का है, रीसा भी यहीं का है, जो कि ट्राइबल ड्रेस है रीसा। ठीक है, और उड़ीसा में आपका सिल्वर तरकशी या सिल्वर फिलगिरी बोला गया है, को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सांघी क्राफ्ट, अच्छा यहाँ भी उत्तर प्रदेश है, सांघी क्राफ्ट और मथुरा का है। और क्लोव कीपर, है ना, क्लोव मतलब लॉन्ग होता है, लॉन्ग क्रीपर को भी जीआई टैग दिया गया है। और रेड पेड़ा,
लाल रंग का पेड़ा होता है वहां मिलता है ना, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है। गुजरात जो है उसको, गुजरात में कच्ची खड़क डेट्स को, डेट्स मतलब होता है ये खजूर, है ना, खजूरी बोलते हैं ना उसको हिंदी में, हाँ खजूरी बोलते हैं, है ना, तो खजूर उसको दिया गया है, ठीक है, डेट्स उसको बोलते हैं, कच्ची खरेक डेट्स, ओके, गुजरात गुजरात के। वेस्ट बंगाल में बात करें तो तंगाइल साड़ी, कोरियाल साड़ी, सुंदरबन हनी, शहद, ओके, गर्दा साड़ी और कोलोनिया राइस जो है ये सब वेस्ट बंगाल का है। जम्मू कश्मीर में रामवदन अनारदाना को दिया गया है, ओके, जीआई टैग। उड़ीसा के खजूरी जागरी, मतलब ये गुड़ है, खजूरी खजूरी जो गुड़ बनता है उड़ीसा में, उसको दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस है ना। उसके बाद ढेंकनाल, ढेंकनाल की मगजी, है ना, ढेंकनाल में मैं रहा हूँ 1 साल यहाँ पे, तो यहाँ की मगजी जो है वो बहुत बहुत टेस्टी भी होती है, तो इसको आप मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये बेसिकली यहाँ की जो मगजी है उसको जीआई टैग दिया गया। जागरी यहाँ की बहुत टेस्टी होती है, खजूरी जागरी, ठीक है, तो उसको आप कभी ट्राई कीजिएगा उड़ीसा जाइएगा तो। लांजिया सौरा पेंटिंग जो है, लांजिया सौरा पेंटिंग को दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी को दिया गया है, और नयागढ़ कांटी मुंडी ब्रिंजल को दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो नॉर्थ ईस्ट में तो मरुआ, एपो, दाओ, आदि, ओपोंग, उल्टा पुल्टा नाम है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, मैं कितना बोलूं, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, है ना। और यहाँ पे और ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताऊं। सैफरॉन ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर का, किश्तवाड़ रीजन से, और पश्मीना जो है वो जम्मू कश्मीर का है, कलारी और उधमपुर, ठीक है, सब वही का है। चलिए बाकी पढ़ लीजिएगा खुद से, रीडिंग करने का चीज है यार, देखो याद याद करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट है कम से कम वो ध्यान होना चाहिए कि लेटेस्ट कहाँ कहाँ का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे हमारे लास्ट पेज पे, लास्ट पेज नहीं है बेसिकली, इसमें 2 पेज और है। लेटेस्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो यहाँ पे करंट अफेयर्स है वो हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। चलिए, सो स्टार्टिंग विद द 17th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी और ये हर 2 साल में आती है, ठीक है। तो अभी बेसिकली इसके बाद का कोई रीसेंट डेटा अपने पास नहीं है, तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की थी उसकी कुछ डेटा, उसका कुछ डेटा जो है हम पढ़ेंगे। तो पहला बात ध्यान दीजिएगा कि ये हर 2 साल में एक बार आती है, मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले ही आपके लिए, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी, उसने ये कहा था कि जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी कंट्री का जो टोटल लैंड एरिया है, कितना भी लैंड एरिया उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना भी लैंड एरिया है उसका 33% जो है कम से कम वो फॉरेस्ट होना चाहिए, है ना, वो फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 2021 के अनुसार इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 21% है टोटल एरिया का। कितना बोला गया है? 33 बोला गया है, 33 बोला गया है, हमारा कितना है 21.7, मतलब बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे तो 22% के आसपास में हमारा है ना। उसके बाद 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट जब आया था उस टाइम पे बोला गया था कि इंडिया में इंक्रीमेंट रिकॉर्ड हुआ है, मतलब इंडिया बेटर कर रहा है परफॉर्म, ठीक है। अब आते हैं ट्री कवर पे। ट्री कवर की बात करते हैं तो लगभग भारत में 2.91% जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, है ना, वो इंडिया का वो ट्री कवर में है, मतलब वहां पे पेड़ है। लगभग 3% जो भारत का टोटल एरिया है वो क्या है, वो पेड़ है वहां पे, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम आगे बात कर, 1 मिनट, इतना आगे नहीं जाना है भाई, चलो उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट जो कवर है वो 21.171% है भारत में, है ना। और ट्री कवर जो है वो 3% है, और टोटल जो है वो 24.62% है हमारा कवर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ आता है इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे हाईएस्ट वहां पे फॉरेस्ट कवर है। देखो अब जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से समझना, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा है उसको वो मेरी बातें ध्यान से समझना, ठीक है। बोल रहा है स्टेट विथ, ऐसा राज्य जिसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट जो जैसे मान लो स्टेट है तो स्टेट के सबसे ज्यादा एरिया में फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। बाई एरिया बोल रहा है, बाई एरिया, ठीक है। तो इसमें कौन है? मध्य प्रदेश पहले आता है, पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़, ओके। मैक, MAC मैक, ओके। उसके बाद बोल रहा है स्टेट विथ लीस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, मतलब मान लो ये स्टेट है इसमें सबसे कम फॉरेस्ट है तो इसको बोला जाता है लीस्ट कवर बाय एरिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहा है हरियाणा, पंजाब और गोवा, यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है, हरियाणा में, पंजाब में और गोवा में, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, गोवा तीनों एक ही जगह पे है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हरियाणा पंजाब सेम जगह पे है, गोवा थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड में है, और बाकी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है बाय एरिया। उसके बाद है स्टेट विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मतलब जहां पे फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, मतलब बढ़ के ऐसा हो गया है, ठीक है। और घटने का मतलब जहां पे फॉरेस्ट कवर इतना था लेकिन अब घट के कितना हो गया? इतना हो गया, और ये खत्म हो गया, ये पूरा शहर हो गया।
इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो अगर इंक्रीज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है फॉरेस्ट वहां पे बढ़ा है ना, पहले से वहां पे बढ़ोतरी हुआ है फॉरेस्ट की। फिर तेलंगाना में और फिर उड़ीसा में यहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ गए हैं। क्लियर है। और घटा कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट, देखो सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे घट रहा है फॉरेस्ट कवर, है ना। मणिपुर में घट रहा है और नागालैंड में घट रहा है, ये तीनों नॉर्थ ईस्टर्न है। इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर घट रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे बोला है स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर बोला है। समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि ये अगर स्टेट है तो इसमें कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, कितना परसेंट जो लैंड है, कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है ना, मतलब फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के हिसाब से कितना है। तो मिजोरम का जो 85.53% जो है जगह है वो फॉरेस्ट है, अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश का 79.33% जो है वो फॉरेस्ट है। मेघालय का 76% क्या है, फॉरेस्ट है। और लोएस्ट में, और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, तो वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा है डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक इन इंडिया, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी है उसमें पहला स्टेट, टॉप स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे बहुत घने जो है जंगल है, बहुत क्या है, बहुत घने जंगल है। उसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आता है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट में कौन आता है, मध्य प्रदेश आता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट में। और अगर हम बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट, खुला फॉरेस्ट में, तो वहां पे ही मध्य प्रदेश ही आता है। ठीक है। तो बोलेंगे कि बहुत घना फॉरेस्ट जंगल कहाँ है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत मीडियम कहाँ पे है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। और ओपन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, है ना। मैंने हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नहीं हाईलाइट किया वहां पे कुछ वैसा खास नहीं है। आगे आते हैं मैंग्रोव। देखो ये मैंग्रोव इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव में क्या है कि पहला प्लेस जो है वो वेस्ट बंगाल को मिला, सुंदरबन आपको पता होगा। उसके बाद सेकंड प्लेस जो है गुजरात का है, और थर्ड प्लेस है अंडमान निकोबार का। तो वेस्ट बंगाल आपका ईस्ट में पड़ता है, गुजरात आपका वेस्ट में पड़ता है, अंडमान निकोबार आपका साउथ ईस्ट में पड़ता है। क्लियर, साउथ ईस्ट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसमें हाईएस्ट मैंग्रोव ग्रोथ है। ओके, ग्रोथ पूछ रहा है, जहां पे ग्रोथ ज्यादा है ये है हाईएस्ट मैंग्रोव एरिया के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम बात करें सेकंड में ग्रोथ के बारे में, कहां पे ग्रोथ ज्यादा हुआ है। तो फर्स्ट प्लेस में उड़ीसा में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, सेकंड प्लेस में महाराष्ट्र है, और थर्ड प्लेस में कर्नाटका है। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, OMK। अब देखो आते हैं, अब आता है रामसर साइट। देखो रामसर साइट के बारे में अगर हम बात करें तो रामसर बेसिकली, रामसर कन्वेंशन हुआ था कहां पे, जगह रामसर एक जगह जो कि ईरान में पड़ता है। ठीक है। 1971 में पहली बार यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, एग्रीमेंट होता है, और इंडिया जो है वो इसको ज्वाइन करता है। इंडिया कब ज्वाइन करता है, इंडिया ज्वाइन करता है इसको 1982 में, 1982 में। ठीक है। अभी तक अगर बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 2500 से ज्यादा रामसर साइट है, 2500 से ज्यादा क्या है, रामसर साइट्स है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड अगर बात करें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की इंडिया में, तो वो बेसिकली 85 है ना, 85 इंपॉर्टेंट वेटलैंड है किसमें, भारत में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो है बेसिकली वेटलैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रामसर कन्वेंशन, वो दिया हुआ है कौन कौन वेटलैंड जो है रामसर कन्वेंशन के तहत आते हैं, है ना। इसमें जो है आप इसमें आगे आएंगे तो हाँ, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट है वो क्या है, वो है सुंदरबन। क्या है, सुंदरबन वेटलैंड, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वेटलैंड यही है। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड इंडिया क्या है, तो स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है, एक मिनट, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, रेणुका वेटलैंड। तो सबसे बड़ा कौन है, सुंदरबन। छोटा कौन है, वेटलैंड, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड बोलेंगे तो हरिके बराज है। हरिके बराज जो है वो आपका आर्टिफिशियल वेटलैंड है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है उसमें सबसे ज्यादा मतलब 461 वेटलैंड उसके अंदर आते हैं। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा वेटलैंड कहीं पर है किसी स्टेट में, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, देखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वेटलैंड है। 18 वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में है ना। टोटल 85 है, 85 में से 18 जो है वो कहा, तमिलनाडु में है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड है, 10 रामसर साइट है। ठीक है। तो सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका, आर्टिफिशियल हरिके बराज। उसके बाद दोस्त आया था फर्स्ट सर्वे ऑफ स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड मतलब होता है बेसिकली जो बर्फ में रहने वाला तेंदुआ होता है, उसको स्नो लेपर्ड बोलते हैं। तो स्नो लेपर्ड के बारे में जो सर्वे आया है उसके बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा, लद्दाख जो है, लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है, 477 स्नो लेपर्ड लद्दाख में पड़ते हैं। ओके। और टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड कितने हैं भारत में, 718। 718 में से 477 जो लेपर्ड है वो कहां पे, स्नो लेपर्ड कहां पे, लद्दाख में। याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड है ये,
ये लेपर्ड की बात नहीं हो रही है, स्नो लेपर्ड की बात हो रही है, जो जो बर्फ वाले लेपर्ड होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये अलग है, वो अलग है ना। लद्दाख में 477 है, उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है और जम्मू कश्मीर में 9 है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को 2009 में शुरू किया गया था। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आया था, जैसे हमने पढ़ा ना प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वैसे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आया था 2009 में। और आईयूसीएन ने क्या बोला, आईयूसीएन ने बोला इसको वल्नरेबल है। क्या है? वल्नरेबल है, वल्नरेबल है ना। चलो, मैंने कल बताया था आपको गंगेटिक डॉल्फिन बारे में। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो क्या है? एंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं टाइगर सेंसस। अब 2022 में जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें क्या बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर भारत में कितने हैं, तो ये 3682 3682 है ना। और अगर हम बात करते हैं तो 75% जो पूरे वर्ल्ड के टाइगर है वो भारत में रहते हैं। 75% जो टाइगर्स है वो भारत में, इसीलिए टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ टाइगर का इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है टाइगर का, ठीक है। और मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो अभी 785 टाइगर है 2022 के अनुसार। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर की, मध्य प्रदेश में, एमपी में, फिर है कर्नाटका में, उसके बाद आपका उत्तराखंड में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में 54 है। बिहार में कितने? 54 टाइगर्स अभी है, ओके। और अगर हम देखा जाए तो डिक्लाइन कहां कहां पर टाइगर के नंबर कम हुए हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश में कम हो रहा है, उड़ीसा में कम हो रहा है, झारखंड में कम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कम हो रहा है और तेलंगाना में कम हो रहा है। यहाँ पर टाइगर का नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं आगे, तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टाइगर जो बिहार में है वो 28 थे पहले, 28 से 31 हो गए 2018 में और 54 हो गए 2022 में। 2022 में बिहार में कितने? 54 जो है बाघ है। देखो एक बात और, टाइगर को लेके बहुत कंफ्यूजन है भाई। टाइगर बाघ होता है, शेर नहीं होता है ना। किंग ऑफ द जंगल, जंगल जो होता है वो शेर होता है, लायन होता है, टाइगर बाघ होता है, बाघ बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। तो बाघ जो है वो 54 बाघ है, कहां पे? आपका बिहार में। और जो ओनली टाइगर रिजर्व जो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है वो क्या है? लोकेटेड इन वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण, है ना। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है वही एक ही टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, कहां पे? बिहार में, जिसमें 54 टाइगर्स हैं, क्लियर है। और एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो टाइगर का वो 6.1% है, 6.1%। उसके बाद दोस्त हम लोग बात करेंगे लेपर्ड की। हमने बात करी स्नो लेपर्ड की, अब हम बात करेंगे लेपर्ड की। ये लेपर्ड है ना, तेंदुआ के बारे में। तो तेंदुआ जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ तेंदुआ जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टाइगर भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है और लेपर्ड भी सबसे ज्यादा यहीं पे है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा लेपर्ड है। और अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व जहां पे सबसे ज्यादा लेपर्ड है, टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा लेपर्ड है, वो कौन है? सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ओके। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में 86 है, कितने? 86। बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम है ना, तो बिहार में 86 लेपर्ड्स है, तेंदुए हैं, है ना। और शेर बाघ कितने हैं? बाघ है 54। अब यहाँ पे एनवायरमेंट टू द पॉइंट करके जो है पेज है उसको पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंटर्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा एकदम, कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम एक कैंपेन है, एक शुरुआत है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और ये न्यू दिल्ली में की गई थी 5 जून को, एनवायरमेंट डे के अवसर पर। एनवायरमेंट डे के अवसर पर 5 जून को की गई थी, एक पेड़ माँ के नाम, क्लियर। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक कौन सा पेड़ लगाया था? पीपल का पेड़ लगाया था, बुद्ध जयंती पार्क में, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल का पेड़ लगाया 5 जून को, एनवायरमेंट डे पे। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जो कि 5 जून को होता है। उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है इंडिजिनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। मतलब इंडिजिनियस का मतलब होता है कि भारत में बना हुआ एयर क्वालिटी, एयर का क्वालिटी कैसा है उसको बताने वाला मॉनिटरिंग सिस्टम है, AQ एम्स बोलते हैं। इसका नाम है एयर प्रवा। एयर प्रवा ऐप भी लॉन्च किया है। क्या नाम है? एयर प्रवा ऐप, एयर प्रवा ऐप, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्या है? वो राजस्थान में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में है। 2 MCQ अभी आपने सीख लिए। नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डॉल्फिन के बारे में, तो लगभग 4000 डॉल्फिन जो है गंगा रिवर बेसिन में, उससे ज्यादा, मतलब कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह बोला है कि गंगा रिवर बेसिन में 4000 डॉल्फिन से भी ज्यादा अवेलेबल है, ओके। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो डॉल्फिन जो है मेनली चंबल नदी में मिलती है, चंबल की नदियों में, है ना। और साइंटिफिक नेम जो गंगे रिवर डॉल्फिन का है क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका बोलते हैं इनको। और इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बोला गया था इंडिया का 2010 में।
अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो करंट अफेयर वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को कि वो कोई भी माइनिंग यानी खनिज निकालने की जो एक्टिविटी होती है, माइनिंग एक्टिविटी होती है, उसको नहीं शुरू करेंगे अरावली रीजन में। अरावली आपको पता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं? अरावली को बोलते हैं, है ना। तो अरावली रीजन में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इसको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को। अगला है लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण, अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना कि ये कहां पे है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कहां है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो एक कावेरी की ट्रिब्यूटरी है और ये कर्नाटक में पड़ती है। कर्नाटक में पड़ती है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, है ना, लक्ष्मण तीर्थ रिवर। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो रहा है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद है कालेसर वाइल्ड लाइफ। कालेसर वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी कहां पे है? हरियाणा में। देखो मैंने उतना ही पॉइंट हाईलाइट किया है जितना पढ़ना है ना, इसीलिए ताकि आप एक बार में अगर 5 मिनट दोगे ना, 5 मिनट में आप पूरा एक क्लास जो है, एक क्लास की पीडीएफ 14 पेज की पीडीएफ है, रिवाइज कर सकते हो 5 मिनट में, एक बार में, है ना। उसके बाद क्या है, देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। देखो ऊपर देखो, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो एक मल्टी एजेंसी अलायंस है जो एम करती है कि 7 बिग कैट स्पीसीज, है ना। कैट का मतलब सिर्फ बिल्लियां, छोटी बिल्लियां नहीं होती हैं, टाइगर वगैरह सब कुछ कैट में आता है। तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, ओके, जैगुआर। पूमा ब्रांड का नाम है लेकिन पूमा एक जानवर का नाम है। पूमा, जैगुआर, चीता, ये सब सब क्या है? बिल्लियों के प्रकार है ना, बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्लियां। तो 7 बिग कैट स्पीसीज को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया गया है, ओके। और बाकी यही चीजें, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पूछ देगा कि कहां पे है तो दिमाग खराब हो जाएगा। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका पड़ता है नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के। उड़ीसा के नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या है? सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज में इसलिए था क्योंकि माओइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेज में यहाँ पे लड़ाई हुई थी, इसीलिए सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है। फिर है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो 4th बायोडाइवर्सिटी साइट है, कहां पे? उड़ीसा में। अगेन इंपॉर्टेंट है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है कहां पे है? उड़ीसा में है, और ये 4थी बायोडाइवर्सिटी है, साइट है उड़ीसा की, है ना। उसके बाद आता है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का, ये बोला गया है न्यूज में, एमिशन इन द वर्ल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है कि जो एसिड रेन होती है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का, मतलब यहां से सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो पहले पे कौन है? पहला है चाइना, पहले पे चाइना आता है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे यूएस है, फिर ब्राजील है, फिर रशिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हाँ, वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला एक देश है जहां पे, जो कि पहला देश बन चुका है जिसके 6 के 6 ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 6 ग्लेशियर्स हुआ करते थे, जो 6 के 6 अब मेल्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। और बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है वो उसका लास्ट ग्लेशियर था। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, पर्वत होते हैं बर्फ के, उसको ग्लेशियर बोलते हैं, है ना। जो हमारे लद्दाख वगैरह में देखने को मिलते हैं, हिमालय वगैरह में ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा बहती है, यमुनोत्री जहां से यमुना बहती है, ये सब, है ना। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, तो बेसिकली वेनेजुएला कंट्री में क्या हुआ है कि 6 के 6 ग्लेशियर्स थे, 6 के 6 क्या हुए? गल गए हैं, और वहां पे आइस फील्ड बन गई है, मतलब एक फील्ड बन गई, मैदान बन गया ग्लेशियर्स का। तो ग्लेशियर खत्म हो चुके हैं और एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम्बोल्ट ग्लेशियर क्या है? हम्बोल्ट ग्लेशियर वहां पे आखिरी था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि हाँ देखिए, एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में खुल रहा है, मैंने बताया था। महाराजगंज सेंटर में खुल रहा है, महाराजगंज में। और नाम क्या है? ऑब्वियसली जटायु, है ना। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। और जो ये एशियन किंग वल्चर है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आयुसीएन के अनुसार। आयुसीएन के अनुसार क्या है? आयुसीएन के अनुसार क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक है ये विलुप्त होने के, है ना। तो इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है। 2007 में इसको बोला गया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें बोला गया कि इंडिया जो है, इंडिया को 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बोला गया है वर्ल्ड में। तीसरी सबसे ज्यादा गंदा देश, मतलब कि पॉल्यूशन वाला देश बोला गया है भारत को। और इसमें दिल्ली जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे, दिल्ली जो है सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। 4 साल से दिल्ली जो है पहले पोजीशन पे है ना, गंदगी में। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी करंट अफेयर्स की वीडियो। बताइएगा जरूर कमेंट में कैसा लगा यार। देखो कमेंट किया करो, देखो मैं इतनी देर से बिना रुके बोल रहा हूँ, है ना। तो कमेंट जरूर किया करो अगर क्लास में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है तो, ठीक है। कि फीडबैक दो बस, कैसा लगा, कुछ दिक्कत है, कुछ ऊंच नीच हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताया करो। और पीडीएफ के लिए अगर बोलना है तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना।
आप कमेंट करो पीडीएफ, जिसको पीडीएफ चाहिए कमेंट करो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना और फीडबैक जरूर देना कमेंट में वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं वीडियो कब अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 9-10 बजे आ जाएगी, ठीक है, सुबह में। और अगर आपको पहले चाहिए 5-6 बजे तो वो भी आप कमेंट में बोल सकते हो मुझे, तो मैं 5-6 बजे डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि इसको मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये वीडियो देख रहे होगे कब, 12 नवंबर को देख रहे हो, है ना, और 11 नवंबर को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो सुबह बेसिकली जब भी आप बोलोगे मैं इसको डाल दूंगा। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 1:30 PM, 1:30 बजे मेरी क्लास है आज, ज्वाइन करना ना भूले। ज्योग्राफी की सेकंड क्लास, ज्योग्राफी की थर्ड क्लास, सॉरी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है आज, ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है, सेकंड हमने कर लिया, तीसरी क्लास है। तो इसने 1-2 नहीं देखा है, 1-2 देख लो, बहुत फायदा होगा आपको। डेली हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो मैंने उसमें ट्रेंचेस क्या होते हैं, वोल्केनो क्या होता है, कैसे बनता है, सब मैंने बताया है, तो जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।